नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है ग्रो विधि। आइए हम देखते हैं ग्रो विधि क्या होती है। ग्रो विधि, सबसे पहले आप रासायनिक अभिक्रिया को याद कर लो कि ग्रो विधि के अंतर्गत हम किसी एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो RCl का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रो विधि कहा जाता है। RCl मीन्स यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो उत्पाद कौन सा प्राप्त हो रहा है, एल्किल क्लोराइड उत्पाद प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्रो विधि। तो ये बेसिक आपको रिएक्शन याद कर लेनी है कि किसी एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र हैलोजन एसिड्स के साथ निर्जल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर आप अभिक्रिया करवाते हो तो किसका निर्माण हो जाता है, RCl अर्थात एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की विधि। यह विधि क्या कहलाती है, ग्रो विधि कहलाती है। देखो क्या अभिक्रिया हुई कि किसी एल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हमें जो मुख्य रूप से जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कौन सा हो रहा है, एल्किल क्लोराइड, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रो विधि कहा जाता है। ये तो बेसिक आपको याद होना चाहिए कि क्या होती है हमारी ग्रो विधि। ग्रो विधि की परिभाषा आपको याद होगी। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किस प्रकार से अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है और यहाँ पर जो उत्प्रेरक हमने लिया है ZnCl2, इसका भी क्या रोल होता है। तो एक बात आपको और याद रखने की जरूरत है, ZnCl2 प्लस HCl, Zn प्लस Cl2 प्लस HCl के जो मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है, ल्यूकोस अभिकर्मक कहा जाता है। ल्यूकोस अभिकर्मक, प्यारे विद्यार्थियों ये याद रखना कि ल्यूकोस अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ल्यूकोस अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र हो गया ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को क्या कहा जाता है, ल्यूकोस अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्रो विधि आपको याद होगी। आगे बढ़ते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम एल्किल समूह अगर अलग अलग लेते जाएंगे तो हमें किस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होगा। फिर हम चर्चा करेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कि निर्जल ZnCl2 अर्थात उत्प्रेरक का क्या रोल होता है। तो आइए एग्जाम्पल ले लिया, देखना 1 और 2, एक और रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ लिख लूंगा। यहाँ पे लिखा था कि किसी एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम जो एल्कोहल यूज करने वाले हैं या तो आप कौन सा एल्कोहल यूज कर सकते हो, प्राथमिक एल्कोहल, या हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, द्वितीयक एल्कोहल, या तृतीयक एल्कोहल यूज करने वाले हैं। तृतीयक एल्कोहल, ये तीनों प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में करके बताऊंगा कि किस प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल से हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड निर्माण करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल से द्वितीयक एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे और तृतीयक एल्कोहल से तृतीयक हैलाइड का निर्माण करेंगे। और कहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, कहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्या होता है ल्यूकोस अभिकर्मक, इसका क्या रोल है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। देखो CH3CH2OH, हमारी अभिक्रिया क्या थी, ROH। R की जगह R को कौन सा समूह बोला जाता है, एल्किल समूह। इस एल्किल समूह के स्थान पर मैंने कौन सा समूह ले लिया, एथिल समूह। तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बन नंबर 1 और 2, इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया हम HCl के साथ करवाते हैं तो हमें जो प्राप्त उत्पाद है वो उत्पाद हमें कौन सा मिलता है, यहाँ पर क्लोरोएथेन। अभिक्रिया किस प्रकार से होगी अगर मैं कहूं तो देखो ROH की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ। ये हैलोजन इस हाइड्रोक्सिल समूह का क्या करेगा, प्रतिस्थापन, और जो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, RCl, और जल का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ अपन उत्प्रेरक कौन सा ले रहे हैं, ZnCl2। आगे अपन चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किस प्रकार से बंध टूटेगा और किस प्रकार से नया बंध बनता है।
तो देखो ये सरल रिएक्शन है, एक बार छोटी छोटी रिएक्शन है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आप निम्न को किस प्रकार से परिवर्तित करोगे। जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा एथिल एल्कोहल को आपको क्लोरोएथेन के अंदर परिवर्तित करना है, 2 डिग्री अगर एल्कोहल यूज किया तो इसका क्या नाम होगा, प्रोपेन। प्रोपेन 2 ऑल को आप 2 क्लोरोप्रोपेन के अंदर किस प्रकार परिवर्तित करोगे या किस प्रकार कन्वर्ट करोगे, तब हमें याद होना चाहिए कि हमें कौन सी विधि का सहारा लेना चाहिए। आगे भी बहुत सारे वैसे अभिकर्मक अपन ले सकते हैं जिसके माध्यम से हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया, और आपको ये भी पता होगा प्राथमिक एल्कोहल क्यों कहते हैं। थोड़ी सी बात बता देता हूँ जो नए बच्चे उनके लिए। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब ये हो गया, मान लो ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, इसका मतलब कौन सा डिग्री कार्बन हुआ, 1 डिग्री। ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी क्या डिग्री हो जाएगी, 2 डिग्री। ये कार्बन भी इधर इधर जुड़ा है, इसका मतलब ये भी कौन सा डिग्री होगी, 2 डिग्री। अगर मैं कार्बन की श्रृंखला आगे कर दूं इधर इधर, तो बताओ एक कार्बन, ये जो कार्बन है इधर 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 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब कौन सी डिग्री हो गई, 3 डिग्री हो गई। ठीक है ना। तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया और करके बता रहा हूँ 3 डिग्री अल्कोहल की, ध्यान देना। 3 डिग्री अल्कोहल मैंने ले लिया, CH3, एक CH3 यहाँ लगा दो, एक CH3 यहाँ लगा दो, तो ये कार्बन कौन सा हो गया आपका 3 डिग्री। और यहाँ पर OH की अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ, वही होगा OH और Cl यहाँ पे आएगा, और इसका प्रतिस्थापन करके OH को क्या कर देगा बाहर, और हमें जो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त हो रहा है, CH3Cl, और बाहर क्या निकल जाएगा H2O। तो ये तो हो गई 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल तथा 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया मैंने करके बता दी। इसका भी IUPAC नाम लिख लेता हूँ, क्या नाम होगा, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन यहाँ से करेंगे। तो बताइए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 2 3, 2 पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन। 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं अपन, प्रोप, और कार्बन कार्बन सिंगल बंद है तो एल्केन का N अनुलग्न लग जाएगा प्रोपेन, और OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल। कौन से कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ऑल, अर्थात पूरा नाम बोलिए 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। से हमने जब ये अभिक्रिया करवाई तो बताओ क्या उत्पाद प्राप्त हुआ, वही लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करो, नंबरिंग करो 1 2 और 3। 2 पे क्या है क्लोरो और 2 पे क्या है मिथाइल। यहाँ पर आपको अल्फाबेट देखना पड़ेगा, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, Cl का। बताओ Cl को क्या कहते हैं, 2 क्लोरो 2 मैथिल, 2 पे ही जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो 2 मैथिल, 3 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन नाम हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि आप 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल को किस प्रकार से 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट करोगे, तो आपको इसकी रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ करानी पड़ेगी, HCl के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। तो ये 3 मैंने बता दिया कि प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, और तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, और हम कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार, यानी कि उत्प्रेरक का क्या रोल होता है, किस प्रकार से ये बंध टूटते हैं, किस प्रकार से ये वाले जो बंध टूटता है और नया बंध जो है वो किस प्रकार से जनरेट हो रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि आपको आर की जगह आप मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ कार्बन उतने ही रह जाएंगे, बस Cl की जगह आपको क्या करना है OH, तो कुछ भी बना सकता है। जैसे आप प्रोपेनॉल से क्लोरोप्रोपेन बनाइए, ब्यूटेनॉल से क्लोरोब्यूटेन बनाइए, ऐसे प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की मैंने बता दी। आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने 1 डिग्री अल्कोहल के अंतर्गत मैंने निर्जल ZnCl2 का उपयोग किया है, यहाँ पर भी उत्प्रेरक का उपयोग किया है, लेकिन यहाँ मैंने उत्प्रेरक उसका यूज नहीं किया है। ध्यान देना, आगे मैं बताऊंगा, ये जो अभिक्रिया है आपकी रूम टेम्परेचर पर ही अभिक्रिया हो जाती है, अर्थात कमरे के ताप पर ही ये अभिक्रिया कर लेता है। ऐसा भी क्यों होता है, इसका भी कारण है। आइए आगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि निर्जल ZnCl2 का रोल क्या है। और आप सभी जानते हो कि उत्प्रेरक का किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या रोल होता है, क्या होता है रोल।
उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वेग को बढ़ाने का काम करते हैं, और उत्प्रेरक है वैसा का वैसा रहता है। और अभिकारक के अंदर पुराने बंध क्या होते हैं, टूटते हैं, और नए बंध क्या होते हैं, बनते हैं। तो यहां पर जो उत्प्रेरक है इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ROH, यहां का जो बंध क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, अर्थात विदलन हो रहा है। यहां पर विदलन करने का रोल मैन किसका है बताओ, ZnCl2 का। ZnCl2 यहां पर किस रूप में अपन कार्य कर रहे हैं, ये किस रूप में कार्य कर रहा है, यहां पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये जो उत्प्रेरक है इसको क्या करेगा, उत्प्रेरित करेगा, तथा इस R और O, अर्थात R का मतलब क्या है बताओ, ये कार्बन ही है, इस CO बंध के क्लीवेज को क्या करता है, प्रेरित करता है, तथा इस R को क्या बनाने की सोचेगा, ये कार्ब कैटायन बनाने की सोचता है। अभी मैं आपको स्पष्ट लिखकर बता रहा हूं कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए पहले ये अभिक्रिया समझ लो आप अच्छे से, किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होगी और उत्प्रेरक का रोल क्या होता है। ध्यान देना, मैं यहां लिख रहा हूं निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य अर्थात क्या, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर इसका क्या रोल है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझाने से पहले मैं एक बात बता रहा हूं, उसको नोट कर लेना, नोट कर लेना। बता दिया वैसे मैंने, यहां पे ल्यूकोस अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोस अभिकर्मक। और नोट कर लेना, क्या नोट करनी है, देखो मैंने क्या बताया था अभी, ZnCl2 प्लस HCl के मिश्रण को क्या कहा जाता है, ल्यूकोस अभिकर्मक कहा जाता है। अब नोट करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया जब आप किसके साथ करवा रहे हो, HCl के साथ करवा रहे हो, तो यह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी जल्दी फास्ट होगी, अर्थात अभिकारक से जल्दी फास्ट उत्पाद किसमें बनता है, 2 डिग्री में बनेगा, 1 डिग्री में बनेगा या 3 डिग्री में बनेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर हमने उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किया है। देखना, पहले निर्जल ZnCl2 का उपयोग बता रहा हूं, ध्यान से देखना, वापस बता रहा हूं, ल्यूकोस अभिकर्मक ZnCl2 प्लस HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं, ल्यूकोस अभिकर्मक कहा जाता है। पहले एक बार वापस अभिक्रिया देख लो सारी की सारी और याद कर लो, इसको अभी से ही याद कर लो। बताओ ग्रोव विधि क्या होती है, किसी एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें जो प्राप्त उत्पाद जो होता है वो हमें क्या मिलता है, RCl, अर्थात एल्किल क्लोराइड बनाने की इस विधि का नाम क्या है, ग्रोव विधि नाम है। यहां पर ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल लेकर भी मैंने बता दिया कि 1 डिग्री अल्कोहल से उत्पाद कैसे बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से उत्पाद कैसे बनेगा। यहां पर अपन ने कैटेलिस्ट ले लिया, 3 डिग्री अल्कोहल का भी एग्जांपल मैंने बता दिया कि 3 डिग्री अल्कोहल किस प्रकार से कन्वर्ट होगा। ठीक है, आगे देखो, निर्जल ZnCl2 का उद्देश्य बता रहा हूं और ये किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया करता है। देखो आगे फिर मैं बताऊंगा कि निर्जल ZnCl2 का क्या उद्देश्य होता है, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्या क्या रोल है। मैंने एक एक लाइन आपके लिए लिख ली है ताकि आपके विथ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाए और मैं आपको यहाँ पर समझाने का बिल्कुल अच्छे से प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखो क्या रोल होता है इसका, निर्जल ZnCl2 का रोल। इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम क्या ले रहे हैं, ROH। ROH का मतलब एल्कोहल ले लिया और हम सब जानते हैं कि एल्कोहल के पास यहाँ पर क्या उपस्थित रहता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और जब एल्कोहल के पास यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया तो यहाँ पर एल्कोहल जो है वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, आपका लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करेगा बताओ, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा, या मैं बोल सकता हूं ब्रोंस्टेन क्षार की तरह व्यवहार करता है। पहली बात तो ये क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या उपस्थित है, अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान करेगा, ZnCl2। किसको दान करेगा, ZnCl2। तो यहाँ मैं उत्प्रेरक लिख रहा हूं ZnCl2। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो ZnCl2 है ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है।
किसकी तरह व्यवहार करता है? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। किस प्रकार करेगा ये भी देख लो। Zn, ये Cl और ये Cl, बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी किसकी तरह व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब देखना यहां पर जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक क्लोराइड अर्थात लुईस अम्ल को अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है? दान कर रहा है। तो आगे क्या स्पीशीज बनेगी उसको ध्यान से देखना। इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा साइड में आ जाए। हाँ, क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया? यहां पर ऑक्सीजन अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ZnCl2 को दिया, R O, इस H को मैं नीचे ले आता हूं, H यहां लिख लेता हूं मैं ZnCl2। अब बताओ ऑक्सीजन ने अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन इसको युग्म दिया है और आप सभी जानते हो, बताओ जब कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, दान करता है, तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? प्लस। और जब इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? माइनस। तो बताओ यहां पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और इस ZnCl2 ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो बताओ यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। अब देखना, ध्यान देना, क्या ये स्थायी रहेगा? क्या नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? आप जानते हो कि आवर्त सारणी के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है? अधिक विद्युत ऋणी होता है। और अधिक विद्युत ऋणी का मतलब क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। ऑलरेडी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणी ज्यादा होती है, अब तो ये क्या बन गया? O+ बन गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो बताइए इन दोनों में से अधिक विद्युत ऋणी कौन हो गया? O+ हुआ। तो ये O+ क्या करता है? और यहां कौन बैठा हुआ है? यहां बैठा हुआ है एल्किल समूह। कौन सा समूह बैठा हुआ है? एल्किल समूह। और ये एल्किल समूह बताओ कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? +I प्रभाव प्रदर्शित करता है। +I का मतलब होता है प्रेरणिक प्रभाव और अपना इलेक्ट्रॉन दान करना। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है? बहुत अधिक है। तो ये एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और अपना इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। तो क्या होगी आगे अभिक्रिया? देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कौन सी क्रियाविधि होती है और कौन सी नहीं होती है। यहां पे R जब इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बताओ R किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? R+ के रूप में बाहर निकल गया। और इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हमारा क्या बचा? O। यहां से क्या हो गया? H अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ क्या बचा? बताओ ZnCl2। और ZnCl2 पर अभी भी क्या है? बताओ माइनस चार्ज पड़ा हुआ है। अब देखना आगे इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम बताओ किसका यूज कर रहे हैं? HCl का यूज कर रहे हैं। भाई ZnCl2 के साथ तो HCl ले रहे हैं, लिकोस अभिकर्मक। अब ये HCl टूटेगा, बताओ किस में टूटेगा? H+ और Cl- में, क्योंकि Cl की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है। तो H+ और Cl में टूट गया। अब ये जो Cl है, ये Cl ध्यान देना, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ पर RCl बन जाएगा। और ये H+, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। H+ मैं इसको यहां लिख रहा हूं। ये ऑक्सीजन, भाई इस पे भी प्लस चार्ज है, आप सभी जानते हो कि प्लस कहां जाएगा? माइनस के पास जाएगा, लेकिन नहीं जाता है। ये ध्यान देना, ये आगे और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वैसे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है। H+ यहां पे न जाकर ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा और ये ZnCl2 को बाहर कर देगा, प्लस ZnCl2, और OH बाहर कर गया, ऑक्सीजन ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बताओ क्या फॉर्म में बाहर निकल गया? H2O के फॉर्म बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार की से रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक का क्या रोल होता है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। वापस एक बार और देख लेना। लुईस क्षार एल्कोहल लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। ऑक्सीजन के पास क्या उपस्थित है? अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे दान करता है? ZnCl2 को। और ZnCl2 यहाँ पर किस रूप में वर्क कर रहा है? लुईस अम्ल के रूप में वर्क कर रहा है। यानी ZnCl2 क्या है? लुईस अम्ल है। अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन किसमें दिया? O पर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ? प्लस चार्ज जनरेट हुआ। R+I प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो बताओ R किस फॉर्म में बाहर निकल गया? कार्ब धनायन। ध्यान देना, मैं एक नाम लिख रहा हूं यहां पर, कार्ब धनायन
या कार्ब कैटायन लिख लेते हैं, या कार्ब धनायन मैंने लिख लिया, कार्ब धनायन की उत्पत्ति हुई। अब इस कार्ब धनायन पर कौन अटैक करेगा? हैलोजन। और हैलोजन यहाँ क्या ले लिया हमने? क्लोरीन, क्लोराइड आयन लिया। अटैक करने पर क्या बना दिया बताओ? RCl का निर्माण कर दिया, और कैटलिस्ट एज ए फॉर्म में क्या हो गया? बाहर निकल गया। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। देख लो, इसको मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है, ध्यान देना। निर्जल ZnCl2 का क्या उद्देश्य होता है? एल्कोहल के CO आबंध के विदलन को प्रेरित करता है। किसके आबंध के विदलन को प्रेरित करता है? CO आबंध को, क्योंकि RO और ये H, ROH इस आबंध के विदलन को क्या करता है? प्रेरित करता है। क्यों करता है? ये मैंने बता दिया। ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ZnCl2 वह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लुईस अम्ल होने के खातिर वह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? ग्रहण करता है। नेक्स्ट, विदलन को प्रेरित करता है लुईस अम्ल, बता दिया मैंने। ZnCl2 लुईस अम्ल होने के कारण यह एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्या करता है? समन्वय करता है। बता दिया मैंने, ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्या करता है बताओ? समन्वय। यहां पर ऑक्सीजन परमाणु के साथ इसका समन्वय हो गया। नेक्स्ट, परिणाम स्वरूप CO बंध क्या हो जाता है बताओ? कमजोर हो जाता है। कमजोर होने का कारण क्या? CO बंध कमजोर होने का कारण क्या? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। ये अपनी इलेक्ट्रॉन की भूख मिटाने चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींचेगा, और R को किस रूप में बाहर निकाल देगा बताओ? कार्ब धनायन। और अंततः टूटकर बताओ किसका निर्माण हो जाएगा? कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन का निर्माण हो जाता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, यानी ग्रोव विधि के अंतर्गत ZnCl2 का मेन रोल क्या होता है। आगे देखो, फिर क्या हुआ? यही कार्ब कैटायन फिर क्लोराइड आयन के साथ आसानी से अभिक्रिया करके बताओ क्या बना देगा? क्लोरोएल्केन बना देता है। यही तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे। ग्रोव विधि क्या थी? किसी अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ करेंगे, निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक है, और हमें RCl का निर्माण हो गया। RCl का मतलब क्या हुआ? क्लोरोएल्केन। समझ में आया नहीं आया? चलो आगे देखना। आगे देखो, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर बात मैंने बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा, ध्यान देना। यहां पर CO बंध का विदलन हो रहा है। एल्कोहल, तीनों एल्कोहल ले लेते हैं, वैसे लिखा हुआ है ROH। यहां पर एल्कोहल का में CO आबंध का क्या हो रहा है? विदलन हो रहा है। अब बात ये आती है, किसका CO बंध जल्दी से टूटता है? किसका CO बंध क्या होता है? जल्दी से टूटता है। एक बार ये याद कर लो, इसका भी मैं कारण बताऊंगा कि 3 डिग्री एल्कोहल में CO बंध के विदलन की क्रियाशीलता बहुत अधिक क्यों होती है? 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। इसको 3 डिग्री अल्कोहल क्यों कहा? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये R, यानी एल्किल समूह इस कार्बन से जुड़े हैं, और OH डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। तो बताओ ये कौन सा एल्कोहल हो गया? 3 डिग्री एल्कोहल। यहां पे देखो कितने एल्किल समूह जुड़े हुए? 2 एल्किल समूह। कौन सा कार्बन है ये? 2 डिग्री कार्बन। इसका मतलब ये OH कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और यहाँ पर ओनली एक एल्किल समूह अर्थात एक कार्बन है और OH समूह जुड़ा हुआ है। ये तो दोनों हाइड्रोजन ही है। तो बताओ ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल, और ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्कोहल में CO बंध की क्रियाशीलता का क्रम, अब आप ध्यान दो, जब 3 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता अधिक है, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की उससे कम, तो बताइए ग्रोव विधि सबसे फास्ट कौन करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल करेगा। इसलिए यहाँ पर ZnCl2 की आवश्यकता हमें हुई नहीं, और डायरेक्टली हमने क्या कर दिया? कमरे के ताप पर ये अभिक्रिया कर ली। ध्यान देना, ये प्रायोगिक रूप से जब अभिक्रिया करवाई, क्या करवाई? ध्यान से सुनना। 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया और 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। उन तीनों के अंदर क्या मिलाया? कमरे के ताप पर ZnCl2 मिलाया। सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल के अंतर्गत ZnCl2 डाला, तो उन्होंने देखा इमीडिएटली वहां पर व्हाइट अवक्षेप यानी श्वेत अवक्षेप बन गया। मैं बता देता हूं, जैसे देख लो, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब ले ली, यहां एक टेस्ट ट्यूब ले ली और यहां एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इसके अंदर क्या ले लिया? 3 डिग्री अल्कोहल, यहां पे डाल दिया 2 डिग्री अल्कोहल, और यहां ले लेते अपन 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसके अंदर लिकोस अभिकर्मक डाला, यहां भी लिकोस अभिकर्मक डाला और यहां भी लिकोस अभिकर्मक डाला।
फिर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो इमीडिएटली बहुत फास्ट यहां पर RCl का निर्माण कर रहा था, अर्थात बताओ कौन सी पीपीटी बन रही थी, व्हाइट पीपीटी, अर्थात श्वेत अवक्षेप बन गया था। जब इसके अंदर ग्लूकोज अभिकर्मक डाला गया तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहां पर पीपीटी जो है वो 5 से 10 या 15 मिनट में बनी, और यहां देखा ये सारी की सारी जो अभिक्रिया करवाई वो हमने कमरे के ताप पर अभिक्रिया करवाई, ठीक है। और यहां देखा कि कोई भी अवक्षेप प्राप्त हुआ नहीं। तो यहां पर क्रियाशीलता आपको, ये तो एक्सपेरिमेंट डाटा है, क्रियाशीलता में आपको बताऊंगा कि इसकी क्रियाशीलता का मेन प्रमुख कारण क्या है। तो 3 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता CO1 के विघटन की क्रियाशीलता यानी इसकी ज्यादा है 2 डिग्री की और 1 डिग्री की। आगे देखो एल्कोहल की क्रियाशीलता का प्रमुख कारण अभी मैंने बताया कि एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन कौन सा गुण बताओ, प्रतिकर्षी गुण। इसका मतलब कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। क्या होता है प्लस आई प्रभाव? प्लस आई प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा है कार्बोकेटायन का स्थायित्व। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप करोगे तो इसका तो बहुत बड़ा रोल होता है। पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन समूह का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी गुण अर्थात प्लस आई प्रभाव क्या होता है। देखो ये R, ये C, ये R, ये OH और ये R। अब मुझे बताओ सेम वही अभिक्रिया होगी, ZnCl2 आएगा, अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह, यहाँ भी अपना एल्किल समूह, यहाँ एल्किल समूह, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा। तो बताओ ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा या नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लेकर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्लस आई प्रभाव क्या है, ज्यादा है। प्लस आई प्रभाव ज्यादा होने के कारण CO बंध का विदलन भी क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता इन अभिक्रियाओं के अंदर बहुत सर्वाधिक होती है। ये दो मुख्य याद रखना, पहला क्या है एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी गुण, और कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन का क्या स्थायित्व होता है। नेक्स्ट देखो कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, ध्यान देना, कार्बोकेटायन की उत्पत्ति भी मैं आपको बता देता हूं। कार्बोकेटायन कैसे निर्मित होता है यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। जैसे फर्स्ट अभिक्रिया ले ली मैंने RCH2OH, ये मैंने कौन सा अल्कोहल ले लिया, 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ ले लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल RCROH, और यहाँ ले लेता हूँ 3 डिग्री RCR और OH। ध्यान देना, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, ZnCl2। या क्या यूज कर रहे हैं बताओ, HCl, क्योंकि इन सारी की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ ही करवा रहे हैं। अब यहाँ देखना, यहाँ से जब OH बंध टूटेगा तो यहाँ पर RCH2 C पे प्लस जाएगा। अब ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ये पहले देख लो एक बार क्या क्या जनरेट होता है। यहाँ से OH बंध क्लीवेज हुआ तो C पे प्लस आया, RC, मैं इस R को यहाँ ले लेता हूँ, R बताओ क्या बना, प्लस। यहाँ से C और OH आबंध का विदलन हुआ तो RCR, नीचे लिख लेते हैं इसको, R और C पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, प्लस। इसका मतलब यहाँ पे देखना प्राथमिक कार्बोकेटायन कैसे है, कार्बोधनायन, द्वितीय कार्बोधनायन या तृतीय कार्बोधनायन। प्राथमिक कार्बन क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर द्वितीय कार्बोधनायन क्यों कहेंगे, क्योंकि 2 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। और ये तृतीय क्यों कहा, एक एल्किल समूह, दूसरा एल्किल समूह और तीसरा एल्किल समूह, तो इसका क्या नाम हो गया, प्राथमिक कार्बोधनायन। प्राथमिक कार्बोधनायन, इस स्पीशीज का क्या नाम क्या हुआ, द्वितीयक कार्बोधनायन, और इस स्पीशीज का नाम क्या हो गया बताओ, तृतीयक कार्बोधनायन। और आप सभी जानते हो कि सबसे ज्यादा जो स्थायित्व होता है वो किसका होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का। इसके बाद किसका होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन का, और इसके बाद किसका होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का। तो देखिए कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम क्या होगा, ध्यान देना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्थायित्व बहुत अधिक होता है, इसके बाद 2 डिग्री का, इसके बाद क्या 1 डिग्री का। ये भी कैसे बने मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आगे देखो, ये हो गया
नॉट। ये वैसे ZnCl2 तक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जनरली देखो ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है वैसे सारा मैंने बता दिया है, क्योंकि अपन ROH की अभिक्रिया, ध्यान देना, ROH की अभिक्रिया HCl के साथ कर रहे थे, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक ले रहे थे, बताओ डायरेक्टली क्या बना था, RCl प्लस H2O। अगर जनरली अपन देखें तो अभिक्रिया देखो, तो ये जो OH है और ये Cl है, ये हेलोजन इस OH का प्रतिस्थापन करके बाहर निकल जाता है और हेलोजन अंदर आ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित कर रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखना एल्कोहल इन अभिक्रियाओं में, मैंने अभी बता दिया आपको कि ब्रॉन्स्टन क्षार या लुईस क्षार की बात ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या उपस्थित होता है, बताओ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये आसानी से, बताओ क्या ग्रहण कर लेंगे, प्रोटॉन, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन, बताओ किसे देगा, H प्लस को, तो H प्लस प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया, और जब H प्लस प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया तो बताओ ऑक्सीजन पे वही प्लस क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर प्लस चार्ज जनरेट हो गया, और यहाँ पर जो स्पीसीज बनी इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीनियम आयन। सेम वही प्रोसेस, बताओ अब ऑक्सीजन क्या स्थायी है, नहीं है, तो किसके इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, R की एल्किल समूह का, और R को किस फॉर्म में बाहर निकाल देगा, R प्लस, अर्थात कार्बन धनायन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। देख लो यह ऑक्सीनियम आयन वियोजित होकर इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन बना देता है, जो किसी नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया करता है। और अभी मैं बता चुका हूं कि अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देख लो ROH, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया O प्लस, अब बताओ ये R प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बताओ R प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और ये हेलोजन सीधा अटैक करेगा, बताओ कौन सी स्पीशीज निर्माण कर देगा, RH। X की जगह मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ले सकता हूँ, लेकिन आपको फ्लोरीन नहीं लेना है, क्योंकि फ्लोरीन लोगे तो बहुत विस्फोटक अभिक्रिया होती है, ठीक है। और आई भी नहीं लेना वैसे मुख्यतः, क्योंकि आई बहुत धीमी अभिक्रिया होती है। मोस्टली Cl और Br आपको यूज करना है। आगे देखो नेक्स्ट, हैलाइड आयनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये छोटी छोटी बातें हैं, याद कर लेना कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किसकी नहीं होती है। हैलाइड आयन्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी, अर्थात कार्बन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति निम्न क्रम में घटती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति किसकी होगी, I की, फिर किसकी होगी बताओ, Br, और नेक्स्ट किसकी होगी, Cl की। और हेलोजन अम्लों के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम भी उसी क्रम में रहेगा। HI की क्रियाशीलता बहुत अधिक होगी, क्योंकि अपन यहाँ क्या ले रहे हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ कर रहे हैं। अब HX में मैं HI ले सकता हूँ, HBr ले सकता हूँ, या HCl ले सकता हूँ। बताओ सबसे ज़्यादा अभिक्रिया की क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा होगी, HI की, इसके बाद HBr की और HCl की। छोटी छोटी बातें हैं, सारी की सारी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बस अपने अटेंशन दे के ये देखना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूछना क्या चाह रही है, ठीक है। आगे देखो, तृतीयक अल्कोहल मैंने बता ही दिया, लेकिन नोट्स में लिखा हुआ तो आप देख लो कि तृतीयक अल्कोहल कमरे के ताप पर ही, इंपॉर्टेंट, कौन से ताप पर, कमरे के ताप पर ही सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करके बताओ क्या बना देगा, एल्किल क्लोराइड बनाता है। यहाँ निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है। यह अभिक्रिया हो गई, इस OH का प्रतिस्थापन कौन करेगा, Cl, और यहाँ Cl आ गया, बताओ क्या बन गया, Cl। नाम मैंने पहले ही बता दिया है, 2-मेथिल प्रोपेन 2अल, और इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन निर्मित होता है। ये तो होगी 3 डिग्री अल्कोहल की। अब आगे देखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। मैंने अभी पहले ही बताया 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्थायित्व बहुत अधिक होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया करो तो वहाँ पर स्थायित्व को देखना, नहीं तो सीधा गलत हो जाएगा। क्या होगा, जैसे ही अभिक्रिया करवाओगे इस OH की जगह आपने यहाँ Cl लिख लिया, अभिक्रिया आपकी गलत हो जाएगी। ध्यान देना, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो नियोपेंटिल अल्कोहल ले लिया, नियोपेंटिल अल्कोहल का मतलब क्या, इसका आईपीसी नाम क्या होगा, वही लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 कार्बन, ये लॉन्ग चेन हमारी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, 2 पे मिथाइल समूह है, यहाँ भी 2 पे मैथिल समूह है, तो क्या नाम होगा 2, 2, और जब 2 है तो किसका यूज करते हैं अपन, डाई,
CH3 को क्या बोलते हैं बताओ, मैथिल, 2 डाई मैथिल, कितने कार्बन है 3, प्रोपेन, और OH कौन से कार्बन पे जुड़ा है 1 पे, तो इसका क्या नाम हो गया 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 और से क्या निर्मित हो रहा है 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान देना। देखो Cl यहां जुड़ना चाहिए था लेकिन यहां जुड़ रहा है। ठीक है, देखो बात मैंने बता दी। अधिक स्थिर कार्ब धनायन में पुनर्व्यवस्थित करने के लिए नियोपेंटिल धनायन की मजबूत प्रवृत्ति के कारण नियोपेंटिल एल्कोहल पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा नियोपेंटिल क्लोराइड नहीं किया जा सकता। इसकी जगह आपको क्या बनता है 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन बनता है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप अगर सीधा OH हटा के और यहाँ Cl डाल दोगे अभिक्रिया गलत हो जाएगी, क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन का स्थायित्व अर्थात कार्ब धनायन का स्थायित्व बहुत अधिक होता है। इसको भी मैकेनिज्म से समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं, ये मैकेनिज्म है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। नियोपेंटिल अल्कोहल ले लिया, IUPAC नाम में भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये H+ प्रोटॉन को ग्रहण करेगा और ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। और ये ऑक्सोनियम आयन बताओ, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा बताओ प्लस। अब मुझे बताओ ये कार्बन कौन सा है, प्राथमिक कार्बन धनायन। अब प्राथमिक कार्बन धनायन ज्यादा स्थायी होता है, तृतीयक कार्बन धनायन ज्यादा स्थायी होता है। तृतीयक कार्बन धनायन तो यहां पर होता है पुनर्व्यवस्थित अर्थात रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि प्राथमिक कार्बन धनायन जो होता है वो कम स्थायी होता है, और जब पुनर्व्यवस्थित होगा तो मैथिल समूह की शिफ्टिंग हो जाती है, और ये जो बना बताओ कौन सा डिग्री कार्बन धनायन बन गया 3 डिग्री कार्बन धनायन, जो इसके अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। और फिर तो वही प्रोसेस बताओ, हेलोजन आएगा यहाँ पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा Cl इधर आ गया और बाहर क्या निकल जाएगा H2O, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन निर्मित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और थोड़ा सा देख लो फटाफट रिकैप करके कि क्या क्या अपन ने देखा और क्या क्या नहीं देखा। ध्यान दो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेने हैं, आप ले सकते हो। देखो, ग्रो विधि का अध्ययन किया। ग्रो विधि के बाद हमने ग्रो विधि क्या होती है क्या नहीं होती है इसकी हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट, ग्रो विधि के बाद 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल लेके मैंने आपको बता दिया। फिर 3 डिग्री अल्कोहल की मैंने अभिक्रिया आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट निर्जल ZnCl2 का उद्देश्य क्या होता है, यह किस प्रकार अभिक्रिया करता है और किस प्रकार अभिक्रिया नहीं करता है, इसकी अपन ने चर्चा कर ली। नेक्स्ट, निर्जल ZnCl2 का उद्देश्य लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि CO1 के विदलन की क्रियाशीलता का क्या क्रम था, उसकी हमने चर्चा कर ली। एल्कोहल की क्रियाशीलता का प्रमुख कारण क्या है उसकी हमने देख लिया। नेक्स्ट, कार्बोकेटायन के स्थायित्व की चर्चा की। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल किस प्रकार निर्मित हुआ। नॉट, ब्रॉन्स्टन क्षार, ये पूरा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, क्या इनकी विशेषता होती है क्या नहीं होती है। तृतीयक अल्कोहल का बता दिया। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट मैंने रिएक्शन बता दी। लास्ट आपके मैकेनिज्म मैंने अच्छे से बता दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ग्रुप विधि को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगली विधि में आपके डार्जेंस विधि लेकर आ रहा हूँ, तो आप इसको बहुत सावधानी से अच्छे से देखना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।